दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, सुन लीजिए। अगर आप जीएस में कमज़ोर हैं और जीएस में एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन पर। ये जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है अभी। इसमें आपको इतिहास, भारतीय इतिहास भी और आपका विश्व का इतिहास भी, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था अथवा भारत का संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी विषयों को बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको अपने आप को जज करने के लिए मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। आपकी ऑल इंडिया रैंक वहाँ पर बनेगी, आप देख पाएंगे कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको इन सब के क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो जीएस फाउंडेशन बैच है, फ़िलहाल इस पर बहुत ही भारी छूट चल रही है। इसका जो प्राइस है 1599 है, लेकिन फ़िलहाल आपको 999 में मिल जाएगा जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। तो तुरंत जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है श्री एजुकेशन ऐप का। श्री एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप हमसे बात करके जानकारी ले सकते हैं। जीएस अगर आपका मजबूत हो गया तो यकीन मानिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है मेनली आपको जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं और जो स्टेट के एग्ज़ाम हैं, स्टेट पीसीएस तक के लिए भी ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। और ज़रूर ज्वाइन कीजिए और जीएस को अपना स्कोरिंग पार्ट बना लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी के 2 टॉपिक कवर किए थे। एक था भारत का संवैधानिक इतिहास और दूसरा था संविधान सभा। इन दोनों टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आज के इस वीडियो हम संविधान की उद्देशिका या हमारे संविधान की क्या प्रस्तावना है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी उसे भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उद्देशिका या जो प्रस्तावना है ये आखिर क्या है। तो किसी भी संविधान की जो प्रस्तावना है ये उसका परिचय देती है। बेसिकली आप कह सकते हैं ये संविधान का सार होता है। जो प्रस्तावना होती है ये हमारे संविधान का सार होता है। हमारे संविधान का मेन उद्देश्य क्या है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। तो मालूम पड़ गया आपको कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। और यहाँ पे आपको 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो विचार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये विचार लिया गया है कि हमारे संविधान की भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए। ये जो विचार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर ये जो भाषा लिखी गई है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन कि हमारे संविधान की प्रस्तावना होनी चाहिए, ये विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उद्देशिका के अंदर ये जो भाषा लिखी गई है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका में ये लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।
ये अभी मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, ठीक है। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द लिखे गए ना, ये आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो अगर आपको मालूम होगा संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, कौन कौन से शब्द लिखे हैं, तो आप उस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है ये आपको याद होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में मैंने ये जो 4 शब्द हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो 4 शब्द हैं ये हाईलाइट किए हुए हैं। क्यों हाईलाइट किए हुए हैं? क्योंकि जब हमारे संविधान की प्रस्तावना बनाई गई थी तो ये 4 शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इन चारों शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया था, इसी के तहत इन 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 4 शब्द तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया आपको मालूम पड़ गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था तब इन 4 शब्दों को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन सीधे ही एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर आपको मालूम होगा तो आप इसका जवाब बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पंथ निरपेक्ष शब्द या जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसे हमारे संविधान की उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? तो इसे हमारे संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द आ जाए या धर्मनिरपेक्ष शब्द आ जाए तो दोनों शब्दों का जो मतलब है वो सेम ही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि भारत में राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं है। जो राज्य है ये धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द का नाम आया है तो इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये विश्व का पहला पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो अभी आपको संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ाया गया था तो आपको भी बताया कि किन 4 शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो देखिए, एक तो था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था और अखंडता। इन 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुट निरपेक्ष जो शब्द है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा ही नहीं गया है। अभी आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़ाया तो आपको मालूम होगा कि गुट निरपेक्ष शब्द का जिक्र हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। हमारे संविधान की प्रस्तावना या हमारे संविधान की जो उद्देशिका है इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए, जो अलग अलग इतिहासकार हैं उन्होंने हमारे भारतीय संविधान के अलग अलग स्रोतों को संविधान की आत्मा कहा है। जैसे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा और हृदय कहा है। और जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे, इन्होंने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। और जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला थे, इन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो मामला था 1967 का, इसमें संविधान की प्रस्तावना यानी कि जो हमारे संविधान की उद्देशिका थी इसे संविधान की मूल आत्मा कहा था, ठीक है। और जो के.एम. मुंशी थे, इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा और हृदय किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। और राजनीतिक जन्मपत्री संविधान की प्रस्तावना को किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सभी पूछे गए एग्जाम में, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पे प्रस्तावना का नाम आया है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हमारे संविधान की प्रस्तावना या जो हमारे संविधान की उद्देशिका है इसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था। कब किया गया था आपको मालूम ही होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था हमारे संविधान की प्रस्तावना में, जिसके तहत 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष और अखंडता। इन 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमारे भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं जो भारत है ये राज्यों का संघ है, तो संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसलिए हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण किया गया है। ये 3 प्रकार की सूचियां कौन सी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इन 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण हमारे भारत के संविधान में किया गया है। देखिए, जो संघ सूची है इसके विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है ये संसद को प्रदान किया गया है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को प्रदान किया गया है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है ये केंद्र और राज्य दोनों को प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? तो अभी आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताया गया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होता। जो राज्य है ये धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते हैं। जो भारत के राज्य है ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते हैं। भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन प्राप्त करने का बराबर का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का। देखिए, जो हमारे भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। देखिए, अगर आप नंबर वाइज देखेंगे, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 इस तरह देखेंगे, तो जो आर्टिकल हैं ये आज भी 395 ही हैं। लेकिन आर्टिकल के अंदर जो सब आर्टिकल जोड़ दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 12A जोड़ दिया गया है, आर्टिकल 15A जोड़ दिया गया है, इस तरह अगर आप देखेंगे तो जो आर्टिकल की संख्या है ये 450 से भी ज़्यादा हो गई है। देखिए, अगर हम भाग की बात करें तो नंबर वाइज अगर आप देखेंगे तो जो भाग हैं ये 22 ही हैं। जैसे भाग 1, भाग 2 इस तरह देखेंगे तो भाग जो है ये 22 ही हैं। लेकिन जब भाग के अंदर भी सब भाग जोड़े गए हैं, जैसे भाग 4A जोड़ दिया गया है, भाग 9A जोड़ दिया गया है, भाग 15A जोड़ दिया गया है, तो इस तरह जो भाग की संख्या है ये 25 हो गई है। ठीक है, और जो अनुसूचियां हैं ये पहले 8 थी लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 4 अनुसूचियां हैं इन्हें समय समय पर हमारे संविधान में जोड़ा गया है। कब कब जोड़ा गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, जो 9वीं अनुसूची थी ये पहला संविधान संशोधन जब 1951 में किया गया था तब जोड़ी गई थी, और जो 10वीं अनुसूची थी ये 52वां संविधान संशोधन जब 1985 में किया गया था तब जोड़ी गई थी, और जो 11वीं अनुसूची थी ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब किया गया था तब जोड़ी गई थी, और जो 12वीं अनुसूची थी ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में जब किया गया था तब जोड़ी गई थी। तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन 4 अनुसूचियों को हमारे संविधान में कब कब जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये जो भी बातें आपको बताई हैं यहाँ से सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किसने कहा है कि भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। तो सर आइवर जेनिंगस ने ये कहा है कि जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान तो हमारे भारत का है। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं।
तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमेरिका के संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं। और जो अमेरिका का संविधान है ये विश्व का सबसे पुराना संविधान भी है, ठीक है। अगर बात करें कनाडा की, तो जो कनाडा देश का संविधान है इसमें कुल 147 आर्टिकल हैं। और जो अफ्रीका देश का संविधान है इसमें कुल 253 आर्टिकल हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है इसमें कुल 128 आर्टिकल हैं, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए किस देश का संविधान अलिखित है, तो ब्रिटेन और इजराइल देश का जो संविधान है ये अलिखित है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। जो फ्रांस का संविधान है ये लिखित संविधान है। तो सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा गया था? तो फ्रांस देश का जो संविधान है ये सबसे पहले लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। जी ऑस्टिन ये कौन थे? तो ये अमेरिका के इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब ये है कि भारत में देश का जो प्रधान होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, ये निर्वाचित होता है। ये जो राष्ट्रपति का पद होता है ये वंशानुगत पद नहीं होता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये निर्वाचित होकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो अभी आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया था कि संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, तो आपको मालूम ही होगा कि कौन कौन से शब्द हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, समाजवादी शब्द ये भी हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द ये भी हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा है। और प्रभुत्व संपन्न ये भी शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण जो शब्द है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द लिखा है। लोक कल्याण शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का एक संघ माना गया है। भारत के संविधान में हमारे भारत को राज्यों का एक संघ माना गया है। देखिए, जो आर्टिकल 1 है इसमें ये कहा गया है, इंडिया यानी भारत जो है ये राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो ये बात आर्टिकल 1 में कही गई है। आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि जो भारत है अर्थात जो इंडिया है ये राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो अभी आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ा तो आपको मालूम ही होगा जो संविधान की प्रस्तावना है ये कहाँ से शुरू होती है। तो संविधान की प्रस्तावना यहीं से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, इन्हीं शब्दों से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द लिखे गए हैं, हम भारत के लोग, क्योंकि इन्हीं शब्दों से संविधान की प्रस्तावना जो है ये शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान की उद्देशिका में की गई है। देखिए, कौन से 3 प्रकार के न्याय हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन 3 प्रकार के न्याय की जो बात है ये हमारे संविधान की उद्देशिका में की गई है। सामाजिक न्याय, इसका मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि आर्थिक आधार पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो इन 3 प्रकार के न्याय की जो व्यवस्था है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। यहाँ पे उद्देशिका शब्द आया है तो इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए संविधान सभा में उद्देशिका का जो प्रस्ताव है ये किसके द्वारा लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देशिका का प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए संविधान सभा के द्वारा उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती विवाद। जो केशवानंद भारती विवाद जो कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है। देखिए, जब 1960 में बेरूबारी संग मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नाम आया तो इससे संबंधित भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। अगर ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है यह 28 जनवरी 1950 को की गई थी। अगर ये पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर ये पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं ये पूछा जाए, तो वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर ये पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है ये 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। देखिए, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 है। अगर ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ है ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, हमारे संविधान की उद्देशिका में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, तो देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान की उद्देशिका में की गई है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं की गई है, बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय की बात हमारे संविधान की उद्देशिका में की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई है हमारे संविधान की उद्देशिका में। अगर ये पूछ लिया कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान की उद्देशिका में प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आया है, तो इससे संबंधित भी आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा और हृदय कहा है। और तीसरा क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पे प्रारूप समिति का नाम आया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो प्रारूप समिति का जो गठन है ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे,
जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और 6 अन्य सदस्य कौन थे, उनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BM मित्र, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, DP खेतान। ये जो 6 व्यक्ति थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। लेकिन देखिए जो BM मित्र थे ये थोड़े समय के बाद हट गए थे, तो इनके स्थान पर N माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। और जो DP खेतान थे इनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर TT कृष्णमचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। तो इतनी बड़ी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में मालूम होनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब